हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को नमस्कार। मैं क्षमा परवीन समान अधिकार आयोग के पेज पर लाइव आने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि हम हमेशा यहाँ पर लाइव वीडियोस बनाते हैं, गलत को एक्सपोज करते हैं, गलत का विरोध करते हैं और आप सभी लोगों को जागरूक करके सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो गलत व्यवस्थाएं, गलत कानून और गलत विचारधाराएं जो जड़ें जमा रही है, जिससे आम जनता एक तरह से परेशान है, प्रताड़ित है। इसलिए ज़रूरत है कि आपको अपना संख्या बल दिखाकर इन गलत चीज़ों का विरोध करके सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की, क्योंकि और कोई इलाज ही नहीं। कैसे आप अपनी बातों को पहुंचाओगे और कैसे आपकी सुनवाई होगी, कैसे आपके लिए कोई एक मजबूत कानून बनेगा। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर एक तरफा महिलावादी कानून है। इन कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये आप सभी को पता है। ज़्यादातर लोग भुगत रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं। न जाने किसका डर है, किसकी शर्म है, और चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। पीड़ित पुरुषों के लिए आज तक कानून इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि वह जिस तरह हम गलत का विरोध करने की बात लाइव आकर बोलने का कहते हैं, तो वो नहीं सुनता। ये एक कड़वा सच है। और जब हमारे लाइव वीडियो वो देखने आता है, लाइक, कमेंट, कुछ अच्छे बुरे दोनों तरह के कमेंट भी कर देता है और कुछ लोग शेयर भी कर देते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें आपके लाइक, कमेंट की ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है कि जब आप हमारा वीडियोस देखते हैं तो उसमें जुड़कर आप अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। इसी तरह से इस सोशल मीडिया का सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई बात बोली जाती है, कही जाती है या फैलाई जाती है तो बहुत जल्द वायरल होती है। कई लोग इतने समझदार हैं जो कहते हैं हम भी वीडियो बनाते हैं, दिखाई तो नहीं दिए। अगर बनाए हैं तो वीडियो कहाँ तक पहुँचे, क्या कार्रवाई हुई, क्या एक भी कानून बना है? आवाज़ बंद की हुई थी, अभी नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी चली गई थी। अभिषेक जी, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो लाइव आकर बोल सकते हैं। लाइव लिखिए, मैं लाइव ले सकती हूँ। हम इस पेज पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, गलत का विरोध करते हैं, लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते। हिम्मत करने की ज़रूरत है, हौसला रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। मैं बता रही थी, आजकल एक रिवाज बन गया है
कि माँ बाप अपने बच्चे की शादी करते हैं, बड़े अरमानों से बहू को लेकर आते हैं और वो बहू कई बार तो पहली रात को ही अपने पति को लूटकर उसे छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग जाती है और कई कुछ दिन इंतजार करके जाती है, लेकिन फिर भी उसको सबकी सिंपैथी मिलती है। अगर पुलिस थाने में जाएगी तो वो महिलावादी कानून एक तरफा बहुवादी कानून बन चुका है। वहाँ सिर्फ उसी बहू की सुनवाई होगी। अब वो सच बोल रही या झूठ, ये तो या तो वो जानती है या कार्रवाई करने वाले भी जानते हैं, फिर भी उसके पक्ष में कार्रवाई करेंगे। महिलाएं तो पति के परिवार की माँ, बहन, भाभी, मामी, चाची, नानी, बुआ, मौसी भी, लेकिन ना तो उनकी सुनवाई होती है और ना ही उनको महिला समझा जाता है। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप लोग इसके लिए बोलते नहीं हैं। ज़रूरत तो ये है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के कानों में पहुंचा सकें। तो इसके लिए आप हमेशा लगातार निरंतर लाइव वीडियोस बनाएं और यहाँ पर आपको पुरजोर तरीके से पीड़ितों के लिए एक मजबूत कानून बनवाने की मांग बुलंद आवाज़ के साथ हमेशा रखने की ज़रूरत है। अपना संख्या बल दिखाने की ज़रूरत है। भारत सरकार से हम क्या मांगते हैं? हम कहते हैं हमें महिला आयोग नहीं चाहिए। महिला आयोग है ना, फिर भी कई ऐसी सीधी सच्ची महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, वो आज भी प्रताड़ित है। एक तो वो बोलने की हिम्मत नहीं करती, वो परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। अगर कोई बोलने की हिम्मत कर देगा या रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत कर देगा तो वो अपनी इज्जत का सौदा भी नहीं करता। इस तरह से कुछ ऐसी पत्नियां, बहुएं हैं जो हकीकत में प्रताड़ित है। हर तरह की वो कंप्रोमाइज़ करती है, हर तरह से वो एडजस्टमेंट करके निभाने की कोशिश करती है। और महिलाएं तो पति की माँ, बहन, भाभी, मामी, चाची, नानी, बुआ, मौसी भी है, लेकिन इनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। चाहे महिला पुलिस थाना ले लीजिए, चाहे कोर्ट कचहरी ले लीजिए, चाहे कोई सामाजिक संगठन ले लीजिए, चाहे किसी एनजीओ में चले जाइए, पति के परिवार की महिलाओं की सुनवाई कभी नहीं होती और ना ही उनके साथ कोई अच्छी कार्रवाई भी होती। तो अब कहाँ जाए? इन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल ज़्यादातर शादियाँ बिना दहेज के हो रही है। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है, ये बात आप सभी जानते हैं। फिर भी दहेज का लेन देन होता है और इसी के साथ शुरू हो जाता है। अब बिना दहेज शादी भी करते हैं, फिर भी दहेज प्रताड़ना के केस में पति और उसके परिवार वालों को फंसा दिया जाता है। उस झूठा केस करवाने वाली पत्नी से कोई सवाल नहीं करता, उसको कोई कटघरे में नहीं खड़ा करता, उसके परिवार वालों से कोई पूछताछ नहीं होती, लेकिन दबाया जाता है पति के परिवार के लोगों को। बिना दहेज शादी करने के बावजूद भी लंबी चौड़ी लिस्ट महिला पुलिस थाने में थमा दी जाती है, तो वो जोर ज़बरदस्ती पे आमादा हो जाते हैं सामान वसूल करने के लिए। सोना चांदी, रुपया पैसा, गाड़ियाँ, हर चीज़ वो लिखवा देती है। वो चीज़ वसूल करने के लिए पुलिस वाले आमादा हो जाते हैं, क्योंकि कानून एक तरफा पत्नीवादी है। 70 से ज़्यादा वो आज केवल पत्नीवादी कानून बनकर रह गया है, जिनका कितना दुरुपयोग हो रहा है।
ये बात आप सभी जानते हैं, फिर भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अगर पत्नी आवारा है, बदचलन है, झूठी है, उसके खिलाफ अगर पति कोई ऑडियो, वीडियो, लेटर या कोई फोटोज थाने में दिखा देगा तो उसे साइबर क्राइम का डर दिखाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो कैसे देगा अपने अच्छाई का सबूत? कैसे देगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये औरत झूठ बोल रही है? जानते सभी हैं, लेकिन बोलते कोई नहीं। अगर बोल भी दे तो कोई विश्वास नहीं करता, जबकि पुलिस वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि लड़की झूठी है। अरे भाई, कानून उसके पक्ष में है तो वो लोग, उनका एक कर्तव्य हो जाता है, वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि उसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। आप देख लीजिए, पुलिस थाने में जाके पति के परिवार की माएँ, दादियाँ और पति की बहनें, अगर वो कम उम्र की बहनें हैं या बड़ी उम्र की माँ या दादी है, उन तक को इस बुरी कदर से लताड़ दिया जाता है कि वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। वालेकुम सलाम। खाली सलाम वालेकुम करते रहोगे, लाइव आकर चेहरा नहीं दिखाओगे आप लोग, तो क्या है कि फिर वो महिलाएं डर के मारे चुप हो जाती है। और यही आपकी बर्बादी की शुरुआत होती है, जब आप उनको पता है कि हम इस तरह से उनको डराएंगे, पति के परिवार की महिलाओं को, तो ये नहीं बोलने की। तो मैं कहती हूँ, आप डरिए मत। आप डरोगे तो ज़्यादा डराएंगे। आप जुल्म सहोगे तो जुल्म आपके ऊपर बढ़ते ही जाएंगे। आप ब्लैकमेल होगे तो आपको ब्लैकमेल करने वाले बहुत बैठे हैं। हर एक के पास अपने अपने तरीके हैं आपको चुप कराने के। अगर आप सही हैं तो अपनी आवाज़ को बुलंद रख के बोलिए। अरे इतने केस आते हैं महिला पुलिस थाने के अंदर, ज़्यादातर झूठे होते हैं। सारे परिवार इकट्ठा होकर अगर बोलें कि हाँ, हम भी महिलाएं हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है, क्या हम अपने आप के कपड़े उतार कर अपने आप को महिला साबित करेंगे, तब आप मानेंगे, वरना कैसे मानेंगे? लेकिन वहाँ पर भी सब एक तरफ होके एक दूसरे की कानाफूसी से बात करेंगे, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी। तो सामने वाला भी पीड़ित है, आप भी पीड़ित हो, तो क्या तो वो कर लेगा, क्या आप कर लोगे? 5-7 परिवार अगर इकट्ठा होकर थानेदार के सामने, जिस थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती, वहाँ गूंज कर बोले, एक सुर में बोले कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन हिम्मत नहीं करते। अरे पुलिस वाले हैं, जनता के रक्षक है, उनका फर्ज बनता है दोनों तरफ की बात सुनी जाए। चाहे कितने भी कानून एक तरफा महिलावादी बन चुके हैं, फिर भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको दबाते ही रहेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सच्चे हैं तो कहीं पर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अपनी आवाज़ को बोलने की ज़रूरत है, सुनाने की ज़रूरत है, ताकि सच्चाई सबके सामने आए। और दूसरी बात कि जो माहौल आजकल है कि आवारा बदचलन लड़कियों को, पत्नियों को एक से अनेक आशिक बनाने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा इजाज़त मिली हुई। आप सभी को पता होगा कि जब IPC 497 की धारा हटाई गई थी, ये कहकर कि किसी पत्नी के शरीर का मालिक उसका पति नहीं, पत्नी चाहे जिसे अपना शरीर सौंप सकती है अपने मनपसंद पुरुष को। इसी बात का फ़ायदा उठाकर आजकल एक से अनेक आशिक बनाने का एक तरह से रिवाज बन चुका है। और भी कई अच्छी बातें कहता है सुप्रीम कोर्ट, वो तो नहीं मानते। कई ऐसे जजमेंट निकालते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वो जजमेंट तो लागू किए जाने होते हैं, लेकिन ना तो मुंसिफ कोर्ट मान रहा है, ना सिविल कोर्ट मान रहा है, ना ही हाई कोर्ट मान रहा है, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है। अरे बोलेंगे नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से निकालते हैं? आप सही है तो बोल सकते हैं। कई ऐसे वकील होते हैं
लड़के के लड़की के, लेकिन लड़की का वकील तो लड़की को बोलने देता है लेकिन लड़के का वकील ही लड़के के परिवार को नहीं बोलने देता। अरे आप ऐसे बोलेंगे केस खराब हो जाएगा, आप ऐसे नहीं, मैं कहता हूं वैसे बोलिए। कहता लड़की का वकील भी है कि मैं कहता हूं वैसे बोलिए। लड़की का वकील तो ऐसी ऐसी धाराएं लगा देता है जो कहीं पर लागू हो भी नहीं सकती लड़के के ऊपर, क्योंकि जब लड़का सही होता है तो इस कदर अनगिनत धाराएं लगा देता है कि वो मजबूर होकर लड़के को एक तरह से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित ही कर रहा है। लड़की के घर वाले, लड़की का वकील। आज इतने पुरुष क्यों मर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं? क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? आत्महत्या करने से जैसा कदम उठाने से तो अच्छा है आप सोशल मीडिया पर बोलिए, सोशल मीडिया का जो पावर है उसे पहचानिए। यहाँ जब बोलेंगे तो गलत करने वाला भी डरेगा, लेकिन आप नहीं बोलते। ऐसे टुच्चे से जवाब सुनने को मिलते हैं, अरे हम यहाँ पर बोलेंगे रिश्तेदारों की इज्जत चली जाएगी। मेरे पास अभी दूसरा मोबाइल अवेलेबल नहीं है, मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाऊंगी जिसमें कहने को वो लोग प्रताड़ित है, लेकिन ऐसे ऐसे टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं, अपनी उम्र का लिहाज नहीं, ख्याल नहीं, ऐसे ऐसे टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं कि शर्म के मारे आंखें नीची कर लेनी पड़ती है। उस वक्त उनकी इज्जत नहीं जाती, शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो अपने आप को पीड़ित कहते हैं और इस तरह सोशल मीडिया को एक तरह से एंटरटेनमेंट का जरिया बना रखा है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अब वो चाहे पीड़ित हो या ना हो, बड़े बूढ़े बूढ़े स्त्री पुरुष भी ऐसे जैसे टिकटॉक के वीडियो बनाकर डांस कर रहे हैं। उस वक्त उनकी इज्जत नहीं जाएगी। अगर उनको कह दिया जाए, कह रहे भाई अपने लिए कानून बनवाने के लिए सोशल मीडिया पर आकर बोलिए, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ कोई नंगा नाच तो नाच नहीं रहे, तब वो कहेंगे हमारे रिश्तेदारों की इज्जत चली जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। मैं कहती हूँ इज्जत तो तभी चली जाती है जब आपकी बहू या पत्नी आपको लूट के, आपके बेटे को, भाई को धोखा देकर अपने आशिक के साथ भाग जाती है, या 112 की गाड़ी आपके दरवाजे पर आती है और आपके परिवार के लोगों को पकड़कर ले जाती है। इज्जत तो तभी चली जाती है। फिर कैसी इज्जत की बात करते हो? इज्जत तो तभी चली जाती है, सभी जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी जानते हैं। तो इन सब ये फालतू चीज़ों की परवाह ना करके आपको गलत का विरोध करना है, गलत चीज़ों का विरोध करना है। अगर आप सोचते हैं कि हम कोर्ट केस लड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, धाराओं का ज्ञान ले रहे हैं, तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, अपना पैसा, अपना समय, अपनी इज्जत आबरू को दांव पर लगा रहे हो। कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये चीज़ें आप अपना पैसा, अपना समय, अपनी इज्जत को बर्बाद करके भी आप चुप रहते हैं, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हासिल तभी होगा जब आप अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। वरना केस लड़ते रहिए, केस लगने के बाद कोई गारंटी नहीं कि कितने साल तक चलेगा, कब ख़त्म होगा और ख़त्म होगा भी या नहीं। आखिर में वकीलों के, जजों के, रिश्तेदारों के या किसी सामाजिक संगठन या एनजीओ से आप जुड़े हैं तो उन लोगों के दबाव में आकर आप लोग समझौता करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा कोई आधार नहीं होता कि केस इतना लंबा खींचा जाए, लेकिन वो आधार ये वकील लोग बना देते हैं। तब आप देखते हैं कि ये 498A DV 125 374 375 376 और भी ऐसी कई धाराएं जिन पे जब केस चलता है
तो साल भर से लेके 20-20 साल, 40-40 साल, 50-50 साल तक केस चलता ही रहेगा। आखिर में जब आप समझौता करते हैं किसी के दबाव में आकर, तो आपको पैसा देना ही पड़ता है। जो वो लड़की मांगती है या जो बीच में पड़ता है, बिचौलिया जो होता है, वो दिलवा ही देता है। आपको क्या मिला? एक तलाक का ठप्पा आपके माथे पे लग जाता है। आपको हासिल कुछ भी नहीं है। ना तो आप घर बसा सके और ना ही अपनी इज्जत आबरू को बचा सके, ना ही अपना पैसा बचा सके। फिर आप सोचिए कितने साल केस लड़ने के बाद क्या आपका दोबारा घर बसेगा? और क्या गारंटी है कि जब आपने समझौते के नाम पर तलाक ली है तो दूसरी ऐसी नहीं निकलेगी, दूसरी कोई अच्छी निकलेगी? ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर औरत को एक मौका मिल जाता है इस तरह से घर खराब करने का, जब कोई इंसान इतना बर्दाश्त करता है। सही इंसान को ये चीजें बर्दाश्त कर लेने की आदत छोड़नी पड़ेगी। अगर आप सही है, आपने प्रताड़ना झेली है, तो आपको एक इंसानियत के नाते ही, एक फर्ज के नाते ही ये सोचना चाहिए कि जो कुछ आपने भुगता है, आने वाले समय में आपके परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदारी में कोई सदस्य ये चीज़ें ना भुगते। हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह की गंदी व्यवस्थाएं, गंदे कानून जो है, कोई पुरुष आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए तो कोई इस तरह का कदम ना उठा पाए, इसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है। अब चाहे आपके ऊपर कोई केस हो या ना हो। अगर केस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और केस नहीं है फिर भी आप बोल रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि बुरा वक्त किसी को पूछ कर नहीं आता है। जैसे मौसम का, मौत का, मेहमान का और बुरे वक्त का कोई भी भरोसा नहीं किस वक्त आ जाए। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखकर ही ये कदम उठाना होगा। और इस सोशल मीडिया से आप लोग अपनी शक्ल दिखाकर, लाइव आकर हमेशा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप समय निकाल सकते हैं, लेकिन एक नियम बना लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि जब तक कानून नहीं बदलेगा, जब तक पीड़ितों के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे इस सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार के कानों की खिड़कियां खोलने के लिए। मजबूर कीजिए उन्हें कानून में परिवर्तन लाने के लिए। अगर आपके लिए कानून नहीं बनेगा तो पुरुष कहाँ जाएगा, किसे कहेगा? इसी तरह से पुरुष हत्या, आत्महत्या का शिकार होते रहे तो फिर क्या करोगे? जब किसी के घर से कोई पुरुष हत्या, आत्महत्या का शिकार होता है, उसके परिवार वाले तक खामोश रहते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। और बात करते हो किसानों की तरह आंदोलन करने की। कई बार हमारे वीडियोज में कमेंट आते हैं कि किसानों जैसा आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। अरे जब हम आपके साथ है लिख रहे हो, लेकिन आप लाइव नहीं लिख सकते, सोशल मीडिया पर हमारे साथ लाइव आकर बोल नहीं सकते, अपनी शक्ल दिखाकर नहीं बोल सकते, तो क्या किसानों जैसा आंदोलन करोगे? किसी की औकात नहीं कि आप किसानों जैसा आंदोलन कर सके। वो किसान हमारे देश के अन्नदाता, जब उनके ऊपर 3 काले कानून थोपे गए थे तो पूरे देश के किसानों ने एकजुटता दिखाई। पूरे देश के किसानों ने सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप, छांव, भूख, प्यास, परिवार से दूरी, नेताओं की, पुलिस वालों की प्रताड़नाएं, हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की, ये सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अपने आप को पीड़ित कहने वाले पुरुषों में ये हिम्मत नहीं। हिम्मत तो तब होती जब आप हमेशा अपनी शक्ल दिखाकर, अपनी ओरिजिनल आईडी से लाइव आकर बोलते, दिखाते दुनिया को अपना संख्या बल कि हमें ये चाहिए। 70 से ज्यादा महिलावादी कानून बन चुके हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं। अगर कोई कहता है कि पुरुषों के लिए भी कानून है,
तो मुझे एक बात बताइए कि कौन सा वकील है उन कानूनों का इस्तेमाल करके किसी जज को कन्विंस कर पाया है। आज दिन तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई पुरुष बिना किसी लेन देन के, बिना समय को गंवाए, बिना पैसे को गंवाए बाइज्जत केस से बाहर निकल गया, केस खत्म करवा दिया, या झूठे केस करने वाली को सजा करवा दी। अभी तक तो मैंने एक भी केस ऐसा नहीं देखा। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, लाखों लोग पीड़ित है। तो बंद कीजिए ये ड्रामा, कि ये ड्रामा ज़्यादातर वकील लोग करते हैं, क्योंकि जब तक आप वकीलों के चक्कर में पड़ते रहेंगे तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि केस जल्दी खत्म हो, उनकी जेबें ढीली हो जाएगी। तो ऐसे वकील जो किसी की पीड़ा नहीं समझते, वो दलाल के सिवा कुछ नहीं है। बंद कीजिए इनके चक्कर में पड़ना। अगर केस में आप फंसे हुए हैं तो जज साहब के आगे खुद अपनी बात कहिए, लड़का लड़की के काउंसलिंग की बात कीजिए और अपने बयान रिकॉर्डेड करवाइए। मत करवाइए लिखित में बयान, क्योंकि कई बार लिखित में बयान ज़्यादातर बदल दिए जाते हैं। आप सोचेंगे कि हमने तो ऐसा कहा भी नहीं, और साइन आपके बोल रहे होते हैं। इसलिए लड़का लड़की के बयान रिकॉर्डेड होना बहुत ज़रूरी है। हम कई तरह की मांगे रखते हैं। हम भारत सरकार से ये कई तरह की ऐसी मांगे रखते हैं कि जैसे हमारे संविधान में वर्णित समानता के अधिकार को मान्य रखते हुए महिलाएं और पुरुषों के साथ समानता का व्यवहार के लिए महिला आयोग की तरह ही एक सक्षम परिवार आयोग का गठन होना चाहिए। हम पुरुष आयोग की मांग नहीं रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये महिला आयोग है ना, फिर भी सीधी सच्ची महिलाएं प्रताड़ित है। और वो जो वृद्धाश्रम में इतनी सारी महिलाएं हैं, वो कौन है? क्या उनके लिए कोई आयोग नहीं? बाल आयोग है ना, फिर भी कई ऐसे मासूम बच्चे जो कचरे के ढेर में मिलते हैं, अनाथ आश्रमों में मिलते हैं, बाल मजदूरी करते हुए मिलते हैं। कौन है वो बच्चे? क्या उनके लिए अलग से कानून होगा? तो इसी तरह से जो आयोग बनता है वो उसका दुरुपयोग जरूर करता है ज़्यादातर लोग। जिस तरह महिला आयोग बना तो ज़्यादातर झूठी आवारा बच्चलन महिलाएं, पत्नियां इसका दुरुपयोग कर रही है। इसी तरह से अगर केवल पुरुष आयोग बनेगा तो कई ऐसे आवारा, शराबी, लंपट पुरुष भी इसका दुरुपयोग करेंगे। हमें परिवार आयोग की मांग चाहिए, परिवार आयोग चाहिए, ताकि पीड़ित पुरुष के परिवार की भी सुनी जाए, उनकी भी सुरक्षा हो। उनके लिए कौन सा अलग कानून बनेगा? इसलिए हमें परिवार आयोग की मांग रखनी पड़ती है। धारा IPC 497 हटने से भारतीय संस्कृति तार तार हो रही थी। एक तरह से जैसे घर घर कोठा खुल गया था। IPC 497 वो धारा थी जो पति और पत्नी को नाजायज रिश्ता बनने से रोकती थी। एक सजा का प्रावधान था। लेकिन पत्नी ने अगर गलत संबंध बनाए हैं, किसी आशिक के साथ संबंध बनाए हैं, अगर वो माफ़ी मांगकर घर बसाने की इच्छा व्यक्त करती तो उसे एक मौका दे दिया जाता था। लेकिन हम क्या चाहते थे? हम IPC 497 जब से हटी तब से चिल्ला रहे थे। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग, राजस्थान हरियाणा समान अधिकार आयोग के पेज से। अब राजस्थान हरियाणा समान अधिकार का पेज क्षमा परवीन समान अधिकार आयोग है, जहाँ से हम बोल रहे हैं। तो 6 साल चिल्लाते चिल्लाते हम IPC 497 लाने के अधिकारी बन चुके हैं। तो हम चाहते थे कि अगर पुरुष गलत हो तो पुरुष को सजा, स्त्री गलत है तो स्त्री को सजा। समानता का अधिकार तो तभी कहलाया जाएगा। महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे पाए जाने पर महिलाओं को भी सजा होनी चाहिए। निर्दोष पाए जाने पर
पुरुषों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है ना। पति पत्नी के पारिवारिक मामलों को उसे 6 माह के अंदर निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित पुरुष को आगे की लाइफ रोजाना खाना बनाकर गुजारा करना पड़ता है, जिससे प्रतिदिन 4-5 घंटे उसके जीवन के बर्बाद होते हैं। महिला आयोग समान व्यवहार करते हुए केवल घर की बहुओं की नहीं, सास नंद को भी महिला मानते हुए कार्रवाई करे। महिला आयोग के अंतर्गत इन सभी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। झूठे मुकदमों की जननी IPC 498A 354, 376 CRPC 125 DV एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसे पारिवारिक मामलों की उच्च स्तरीय जांच तुरंत करवाकर दोषी को सजा दिलवाना चाहिए, चाहे वह महिला हो या चाहे पुरुष हो। जब कोर्ट में मामलों की सुनवाई चल रही हो तो CCTV कैमरे होने जरूरी है और रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, जिनका आवश्यकता अनुसार कोर्ट के अंदर उपयोग किया जाना चाहिए। बिना जांच पड़ताल के, बिना नार्को टेस्ट के मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जाना चाहिए। रिश्वत खाकर जांच में गड़बड़ी करने वाले और मुकदमा दर्ज करने वाले लोक सेवक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें पद से निष्कासित किया जाना चाहिए। जिस तरह से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया जाए, क्योंकि आज के समय में पुरुष महिलाओं से ज़्यादा घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। यह बात आप सभी जानते हैं, हम हमेशा बताते ही हैं कि पुरुष आज एक बेचारा बनकर रह गया है, महिला अत्याचारिणी बनकर रह गई है। महिलाओं के हित के लिए बनाए गए एक तरफा पुराने कानूनों में संशोधन होना चाहिए। बच्चों की कस्टडी का माता और पिता दोनों को बराबर अधिकार और कर्तव्य मिलना चाहिए, जिससे छोटे बच्चों का भविष्य खराब न हो सके। औरतें अपने पति से अलग रहकर बच्चों के नाम पर पैसा लूटती है और अपने पियर वालों के घर का खर्चा चलाती है। अतः ऐसे बच्चों के नाम पर खर्चा नहीं दिया जाना चाहिए। यदि औरत बच्चों की जिम्मेदारी लेती है तो उन्हें पालने पोसने की जिम्मेदारी भी औरत की होनी चाहिए। इन मुकदमों में नार्को टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी कर देना चाहिए, ताकि सच और झूठ का पता लग सके, क्योंकि न्यायालय में मुकदमा सालों तक चलता है। ये बात आप सभी जानते हैं, जिससे लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती है। लेकिन न्याय की कोई गारंटी नहीं। अगर कोई महिला किसी सीनियर सिटीजन का नाम मुकदमे में लिखवाती है तो तुरंत जांच करके सीनियर सिटीजन को राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे की उम्र में लाचार शरीर के साथ किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़े। तलाकशुदा महिलाओं को जिस प्रकार सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार तलाकशुदा पुरुष को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि महिलाओं को दिया जाने वाला गुजारे भत्ते का नियम खत्म कर दिया जाए तो घर बिगड़ेंगे नहीं। केस जो झूठे हैं वो दर्ज ही नहीं होंगे। अपनी बेटियों के ससुराल से मिलने वाले पैसों से घर चलाने वाले माँ बाप भाई की अकल ठिकाने तभी आ जाएगी जब ये गुजारा भत्ता बंद हो जाएगा और ऐसी औरतें झूठे केस भी नहीं करवाएगी। हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप और एडल्ट्री कानून में संशोधन हेतु आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप परिवारों को तोड़ने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। यानी शादीशुदा परिवारों को लिव इन रिलेशनशिप तोड़ रहा है। ये विदेशी संस्कृति, ये बात आप सभी जानते हैं।
जो भारत देश में लागू कर दी गई है, मान्यता दे दी गई है, जिसके कारण न जाने कितने परिवार टूटते हैं। आए दिन इन अवैध संबंधों के कारण कितने हत्या और आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, कितने वृद्धाश्रमों की संख्याएं भी बढ़ रही है। हम एक तरफ तो राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। जो भी महिला या पुरुष एडल्ट्री या लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, उसका खामियाजा विवाहित पत्नी या पति जो जायज बच्चे हैं वो भुगतते हैं और अवैध संबंध वाले मौत से रहते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि हमें तो कोर्ट ने छूट दी है, हम कुछ भी करें हमारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर शुरू हो जाता है कोर्ट में झूठे सच्चे मुकदमों का दौर। जिसका फैसला आने में कई कई साल निकल जाते हैं। पत्नी और बच्चे अपने लिए कानून का दरवाजा खटखटाते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ मिलती है तारीख पे तारीख, जिसमें पीड़ित या पीड़िता को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जिसका असर बच्चों पर भी सबसे ज़्यादा पड़ता है। और दूसरा पक्ष अपनी लाइफ अपने लिव इन पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहा होता है, मज़े कर रहा होता है। इसलिए मौजूदा सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन लिव इन और एडल्ट जैसे कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। कोई भी शादीशुदा जोड़ा बिना तलाक के लिव इन या एडल्ट्री में ना रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों की जॉइंट कस्टडी होनी चाहिए। 15 दिन माँ के पास रहेगा तो 15 दिन बाप के पास, क्योंकि बच्चे तो दोनों के हैं। यदि लिव इन रिलेशनशिप या एडल्ट्री के कानून के तहत किसी एक के पक्ष की हत्या या आत्महत्या होती है और दूसरा पक्ष जेल में चला जाता है, तो उन मासूम बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे कानून बनाने वाले नेता, सुप्रीम कोर्ट कौन लेगा? ये चीज़ हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से पूछने की ज़रूरत है। पीड़ित पुरुष जब हम कहते हैं कि लाइव आकर बोलिए तो सवाल बहुत करता है, लेकिन अगर उसे कह दो कि आंदोलन करो तो उनकी फट जाती है। अगर किसी को पीड़ा है तो फिर वो उस पीड़ा का इलाज कराने क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं पीड़ा का इलाज करने के लिए शोर मचाता है, या फिर जहाँ इलाज होता है वहाँ क्यों नहीं जाता? अगर इस वीडियो को देखकर भी तुम लोगों का जमीन नहीं जागता है तो तुम लोग अपना खुद का नुकसान तो कर ही रहे हो, साथ में आने वाले भारत के भविष्य का भी नुकसान आप लोग करते हो। और इसके जिम्मेदार न तो सरकार होगी, न प्रशासन होगा, न ही कानून। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो आप खुद हो, क्योंकि जानते बूझते सोचते समझते हुए भी जब आप लोगों को जगाया जाता है तो आप लोग सोने का एक तरह से नाटक करते हो। जिस तरह से आप एक फिल्म देखकर कहते हो कि 70 साल तक जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है फिल्म देखकर, जबकि आप सभी जानते हैं कि फिल्म एक काल्पनिक कथा होती है, तो आप सोचते हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार और वहीं हम भारत के भविष्य के साथ होने दें और फिर उस पर भी एक पिक्चर बने और फिर उस पिक्चर को देखकर आप अफसोस करें, तब आप जागोगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, चुप रहिए, मत बोलिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन आए, एक मजबूत कानून बने, कोई निर्दोष फंसे नहीं, कोई दोषी बचे नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा। इतनी डिमांडें मैंने बताई और कुछ डिमांडें और है जो मैं बता देती हूँ।
कि जिस तरह से होटलों और खेतों में जो लड़कियां और महिलाएं पकड़ी जाती हैं, उनकी पहचान और चेहरे ना छुपाए जाएं। अगर कोई महिला जुर्म करती पकड़ी जाती तो शाम 6 बजे के बाद भी उसकी गिरफ्तारी। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेश्यावृत्ति एक बिजनेस है, कोई भी महिला इसे अपनी मर्जी से कर सकती है। हमारा ये कहना है कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को लाइसेंस दिया जाए और एक लीगल वेबसाइट बनाई जाए, उस पर उनकी रेट तय की जाए, ताकि तय रेट से ज़्यादा पैसे मांगकर कोई भी वेश्या किसी पुरुष को ब्लैकमेल ना कर सके, 376 का आरोप लगाकर उसे जेल का डर ना दिखा सके। तलाकशुदा स्त्री पुरुष की वेबसाइट की भी हम मांग करते हैं कि आजकल लुटेरी दुल्हनों का ज़माना है। पता भी नहीं चलता किसने कितनी शादियां की, कितने तलाक हुए, कितने जनों के साथ नाजायज रिश्ते या लिव इन में रही। इसलिए हम ये तलाकशुदा की वेबसाइट की मांग रखते हैं। महिला पुलिस थाने का नाम बदलकर सिर्फ और सिर्फ बहु पुलिस थाना रखा जाए, क्योंकि वहाँ सुनवाई सिर्फ आवारा बदचलन बहुओं की या पत्नियों की ही होती है। पति के परिवार की महिलाओं की सुनवाई नहीं होती और ना ही उनको महिला ही समझा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी महिला पुलिस थाने हैं, उन सभी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट के जरिए घर घर तक पहुंचे। कार्रवाई खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे हो। लड़का लड़की का बयान रिकॉर्डेड हो। लड़का लड़की का नार्को टेस्ट हो। लड़का लड़की बिना किसी एनजीओ, बिना किसी वकील, बिना किसी पारिवारिक सदस्य की मदद लिए अपनी दलीलें खुद रखे, क्योंकि बंद कमरे में जब संबंध खराब होते हैं तो उसकी वजह सिर्फ वही जानते हैं जो उस कमरे में पति और पत्नी है। पारिवारिक न्यायालय के अंदर वकीलों की एंट्री बंद करा दी जाए। लड़का लड़की दोनों की काउंसलिंग कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए, और ऐसे वकील जो झूठी आवारा बदचलन लड़कियों के पत्नियों के हैं, जो इस कदर की धाराएं लगा देते हैं, एक पुरुष को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं कि आए दिन पुलिस वाले वकील उनको टॉर्चर करते रहते हैं, तब वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे लड़की के वकील जो इस तरह की धाराएं लगाकर उनको प्रताड़ित करवाते हैं, आत्महत्या को मजबूर करते हैं, ऐसे वकीलों की डिग्री खारिज कर दी जाए और कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आइए हमारी नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की मांग के साथ, हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।